यासिन साहब कैमरा ओपन करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस जिसके हार्मोन आपको पता है कि एक रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, प्लस में दो और भी मजीद हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पर इन दोनों हार्मोन को हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से डिस्कस करेंगे। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो नेक्स्ट हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यू नो वेरी वेल। हमने ब्रेन के बारे में जब पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, हाइपोथैलेमस, देन यकीनन ये सेक्शन जो ब्रेन के अंदर, जैसे हाइपोथैलेमस का पार्ट जो है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर ही, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अगर आपकी जो लार्ज तस्वीर, बड़ी तस्वीर से आप देखेंगे कि ये सेक्शन जो है हाइपोथैलेमस का है, और उसके नीचे जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसकी दो लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब होती है और जिससे दूसरी जो एक पोस्टीरियर लोब होती है। हाइपोथैलेमस के लिए अल्टरनेटिव टर्म है, उनको भी आप याद रखेंगे, जैसे हाइपोफाइसिस, एक जैसे एंटीरियर लोब होती है जिसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब होती है उसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एसटीबी बुक के अंदर टर्म मौजूद है। कभी कभार जैसे जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको जैसे एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से सवाल आ जाए, उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव टर्म जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप ये ना सोचें कि बस हमें बस सवाल अगर कोई आएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर, अल्टरनेटिव टर्म जितने भी होंगे आप उनको याद करेंगे। तो एनीवे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है, जिसकी दो लोब्स होती है, एक एंटीरियर लोब है और दूसरी पोस्टीरियर लोब। एक शार्ट स्टॉक होती है, उसके जरिए अटैच होता है। कल हमने जैसे उसके बारे में पढ़ा था, इनफंडिब्यूलम उसे कहते हैं, स्टॉक इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। तो ये लोकेशन हो गई। लोकेशन के बाद जैसे यकीनन हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर लोब होती है उसकी न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो अपने हार्मोन जो है एक्सॉन टर्मिनल में यहाँ पे स्टोर करते हैं, देन पोस्टीरियर लोब से रिलीज होते हैं। इस वजह से हम यकीनन पोस्टीरियर लोब से ही जो इसको देखेंगे दोनों हार्मोन्स को, कौन से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। तो एनीवे एचसीबी बुक के हवाले से पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। स्मॉल पी साइज स्ट्रक्चर है, हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। तो जो हैंगिंग जो स्ट्रक्चर है और अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर है, एक छोटी सी शार्ट स्टॉक है, बुक में उसका नेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम ऑफ नर्व फाइबर्स टू द हाइपोथैलेमस। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को आपस में कनेक्ट करने की जो स्टॉक होती है वो होती है इनफंडिब्यूलम। उस स्टॉक का नेम है जस्ट इनफंडिब्यूलम। उसके बाद जैसे यू नो वेरी वेल, जैसे प्रीवियसली, जैसे एसटीबी बुक के हवाले से, प्रीवियसली पिट्यूटरी ग्लैंड वाज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते थे? बिकॉज अदर जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड से उनकी एक्टिविटी है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता था। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, इनकी एक्टिविटी है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स रेगुलेट करते थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये तो मास्टर ग्लैंड है, बिकॉज इट कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाद में पता चला कि ये खुद पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कल भी आपने पढ़ा था, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जो कंट्रोल है, उसकी जो सीक्रेशन जितनी भी होती है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जो रिलीज होते हैं वही पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस वजह से अब हम इसको मास्टर ग्लैंड नहीं कहते हैं। प्रीवियसली, फॉर्मरली, जैसे बुक में दो टर्म मौजूद है कि मास्टर ग्लैंड, पर इसको प्रीवियसली कहते थे, आजकल हम इसे नहीं कहते हैं।
फार्मरली का मतलब है प्रीवियसली, इसे मास्टर ग्लैंड कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनकी एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल करता था या रेगुलेट करता था। अब हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इटसेल्फ का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसके कंट्रोल में? इट इज इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। कैसे? जिस तरह से बाय हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? बाय सीक्रेटिंग रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सीक्रेट करता रहता है। इस वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सीक्रेशंस होती है, दे आर इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हम इसे मास्टर ग्लैंड नहीं कहते। नाउ इट इज नॉट नोन एज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद जैसे यू नो वेरी वेल, इसकी जो दो लोब्स होती है, एक एंटीरियर लोब होती है जिससे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एक पोस्टीरियर लोब होती है जिससे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यू नो वेरी वेल कि जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच है, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सीक्रेटरी सेल वहां से जो प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से न्यूरो लफ्ज आया, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो जो है लफ्ज न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स में से ही जैसे एक्चुअली ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे उनकी जो नर्व्स जो जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन जो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर पोस्टीरियर लोब के अंदर आके उनकी सीक्रेशंस को स्टोर करते हैं, देन वहां से रिलीज होते हैं। एक्चुअली इनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, वो होती है हाइपोथैलेमस होती है। तो एंटीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। और दोनों हार्मोन्स जो इनके होंगे, यकीनन उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे और एक दूसरे के ऊपर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं है। हालांकि दोनों हार्मोन, दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड की जैसे हेडिंग में एंटीरियर पोस्टीरियर, पर एक दूसरे के ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और इसी तरह से दे वर्क सेपरेटली और डिफरेंटली, हम कहेंगे कि इनके हर एक के अलग अलग हार्मोन होंगे। इसी तरह से काफी और जैसे वर्टिब्रेट्स, नॉट ह्यूमन बीइंग पर अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर एक मीडियल लोब भी होती है, जैसे एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियल लोब भी होती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर मीडियल लोब नहीं होती है, एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के दरमियान। उसका एक खास नेम है, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, जो जस्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के दरमियान एक बाउंड्री होती है। पर इसको हम काउंट करेंगे एंटीरियर लोब के अंदर, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, एंटीरियर लोब के अंदर उसको हम काउंट करेंगे। अदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर मीडियल लोब जरूर होती है, पर ह्यूमन बीइंग के हवाले से हम इसे कहेंगे कि ये जैसे जस्ट एक बाउंड्री है, पर इसको काउंट जैसे बुक के हवाले से देखेंगे तो यकीनन जो एंटीरियर लोब के सेक्शन में आती है। जैसे ये देखें ना, कलर देखें एंटीरियर लोब के सेक्शन में, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ये जो बाउंड्री होती है, जैसे ये पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर लोब होती है, एक पार्स डिस्टलिस एंटीरियर लोब है, अदर नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, बट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये एंटीरियर लोब है और ये है पोस्टीरियर लोब। और जो पार्स इंटरमीडिया है तो ये मीडियन लोब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, मीडियन लोब। और ये छोटी पिट्यूटरी स्टॉक जिसे हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं और हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच होता है। तो मीडियन लोब का सेक्शन किसके साथ है? मीडियन लोब का जो सेक्शन है एक्चुअली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ह्यूमन बीइंग के हवाले से अगर हम देखेंगे तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हम इसको जो काउंट करते हैं, एंटीरियर लोब, नॉट पोस्टीरियर लोब। तो हर एक लोब के अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे, जिसके सबसे ज्यादा हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के है, सबसे ज्यादा हार्मोन। जैसे ये यकीनन ये एरिया हाइपोथैलेमस का है, आपको बिल्कुल महसूस होगा या आपको पता है। हाइपोथैलेमस ये जैसे एंटीरियर लोब और ये है पोस्टीरियर लोब, दिस वन इज द पोस्टीरियर लोब और इससे हम कहते हैं एंटीरियर लोब। देखिए एंटीरियर लोब के साथ साथ ये ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं। इनके सेल्स ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्टली दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कौन कौन से हार्मोन है? जैसे एक है TSH नंबर 1, नंबर 2 ACTH, नंबर 3 FSH, नंबर 4 GH या STH, नंबर 5 प्रोलैक्टिन हार्मोन, नंबर 6 इज MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। शॉर्ट फॉर्म में हम इस वजह से बात कर रहे हैं बिकॉज आगे जब सवाल क्वेश्चन टेस्ट वगैरह होंगी तो उनके अंदर मैंने आपको पहले ही मेनी टाइम भी बोला है कि आप इनकी जितनी भी शॉर्ट टर्म्स हैं जो खास तौर पे हार्मोन्स के हवाले से हैं वो सब आप याद करेंगे।
जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, उसके बाद FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन हार्मोन MSH मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये सारे जो हार्मोन हुए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ये हार्मोन है। हर हार्मोन का जैसे एक रोल या फंक्शन होता है। वर्ड से जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा या रेगुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को खुद से जो है ये, हालांकि थायराइड ग्लैंड खुद एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर इसकी एक्टिविटी इट इज रेगुलेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जब तक TSH रिलीज नहीं होगा तो थायराइड भले ही एंडोक्राइन ग्लैंड है पर अपनी सीक्रेशन या हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन प्रोड्यूस ना हो। इसी तरह से ACTH एड्रीनोकार्टिको, इन दो टर्म से आप जैसे सीख सकते हैं। एड्रीनो रेफर्स टू एड्रीनल ग्लैंड, कार्टिको रेफर्स टू एड्रीनल ग्लैंड का कार्टेक्स सेक्शन, वो भी अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल मेड्यूला अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एड्रीनल कार्टेक्स जो खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी जो रेगुलेट होगी वो ACTH हार्मोन से होगी। इसी तरह से FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोथ गोनेड्स टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों भी उनका इफेक्ट होता है। किस मकसद के लिए? फॉर द गैमीट प्रोडक्शन। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों पे इफेक्ट होता है। किस मकसद के लिए? ताकि उनमें से हार्मोन प्रोड्यूस हो सके, गोनेड से हार्मोन प्रोड्यूस हो सके। तो गोनेड्स के हार्मोन्स को रेगुलेशन के लिए LH जरूरी होता है, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। यकीनन वहां पे एक टॉपिक है जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी ये जो 4 हार्मोन है 1 2 3 4 TSH, ACTH, FSH एंड LH, जैसे हमने इसको एक कलेक्टिव कैटेगरी और गोनेड्स हमने इसके लिए यूज किया था वर्ड। बाकी तो ओवरऑल जैसे आप देखेंगे 7 हार्मोन्स हैं। तो FSH एंड LH ये पहले जो 4 हार्मोन हैं, ये पहले 4 हार्मोन है, ये ट्रॉपिक हार्मोन है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों जो हार्मोन है इन्हें हार्मोन्स को हम कहेंगे ट्रॉपिक हार्मोन्स। These hormones are called the tropic hormones. इन्हें हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स कहेंगे। 4 सारे एंडोक्राइन, ये जो एंटीरियर लोब के सारे हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। ये पहले जो 4 हार्मोन जो अभी हमने डिस्कस किए ये चारों जो है ट्रॉपिक हार्मोन है। नंबर 5 जैसे ग्रोथ हार्मोन, नंबर 6 इज प्रोलैक्टिन, नंबर 7 इज MSH, ये ट्रॉपिक नहीं है, दे आर नॉट ट्रॉपिक इन नेचर। पर ये जो पहले जो 4 हार्मोन है ये ट्रॉपिक है। क्यों ट्रॉपिक है? Because they control, regulate the activities of other endocrine glands, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करें, उनको रेगुलेट करें, उनके हार्मोनल सीक्रेशन की प्रोडक्शन जैसे होती है उसको रेगुलेट करें, तो हम उन्हें कहेंगे ट्रॉपिक हार्मोन। जैसे TSH थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, ACTH एड्रिनल कार्टेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ आर गोनेड्स, तो ये भी एक अलग से एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनकी एक्टिविटी FSH और LH के जरिए हो रही है, तो हम इन्हें कहेंगे these are called the tropic हार्मोन। ये जो 4 हार्मोन है ट्रॉपिक हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन ओवरऑल इंटायर बॉडी, उसके सेल्स, खास तौर पे बोन्स हैं, बच्चों के अंदर जैसे उनका कद बड़ा होता है, बोन्स की जो इलांगेशन होती है एंड्स पे, वो ग्रोथ हार्मोन के जरिए होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन इनका जो टारगेट होता है मेमोरी ग्लैंड्स होता है। मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क प्रोडक्शन, 2 प्रोसेस अलग अलग है। जैसे एक होता है मिल्क रिलीज का अमल होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलेटेड है, पर मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क प्रोडक्शन, ये प्रोसेस अलग है, तो इसमें जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल होता है। लैक्टो लफ्ज बायोलॉजिकल साइंसेस में मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द सिंथेसिस और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसी तरह से MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारी स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं, कोई टाइप है, खास टाइप है, जिसे कहते हैं मेलेनोसाइट कहते हैं। मेलेनोसाइट का काम होता है एक पिगमेंट प्रोड्यूस करना जिसका नेम होता है मेलानिन पिगमेंट। अगर मेलानिन पिगमेंट किसी पर्सन में जैसे
ज्यादा होती है तो उसकी स्किन का कलर जैसे डार्क और कॉम्प्लेक्शन जैसे होता है, वो बिकॉज ऑफ मेलानिन की कंसंट्रेशन पे होता है। अगर मेलानिन ज्यादा है तो स्किन जो है उसका कलर डार्क होता है, मेलानिन कम होती है तो उसकी स्किन इतनी जैसे डार्क नहीं होती है। तो मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट किस मकसद के लिए करेंगे? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ताकि उसमें मेलानिन पिगमेंट हो और देन स्किन की जो कलरेशन है उसके ऊपर इसका इफेक्ट हो, डार्कनिंग ऑफ स्किन जो होती है वो एमएसएच स्टिमुलेट करेंगे मेलेनोसाइट को, और बदले में मेलेनोसाइट क्या करेंगे? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे, बदले में मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगी। मेलानिन पिगमेंट का नेम है, जैसे स्किन का जो कलर होता है वाई बिकॉज ऑफ डार्क होता है तो मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो हम कहेंगे कि एमएसएच का जो टारगेट होगा यकीनन स्किन होगा, और स्किन के अंदर मेलेनोसाइट होंगे, मेलेनोसाइट को ये स्टिमुलेट करेंगे कि आप जो है मेलानिन पिगमेंट बनाएं, जिसकी वजह से स्किन का कलर जरा डार्क होता है। तो ये जो लाइक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके सबसे ज्यादा हार्मोन जैसे हमारे बुक में इनकी जो मेंशन इनको किया गया है, तो आप पहले 4 हार्मोन है इनको आप ट्रॉपिक हार्मोन के तौर पे ट्रीट करेंगे। नंबर 5 इज ग्रोथ हार्मोन, नंबर 6 इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, नंबर 7 इज MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के एसटीबी की जो पॉइंट्स देखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस इट प्रोड्यूसेस ओन हार्मोन। कौन ओन हार्मोन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड खुद। कौन से? एक है ट्रॉपिक, हमारे एसटीबी बुक में भी ट्रॉपिक हार्मोन की जैसे डेफिनेशन मौजूद है कि ये ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो दे रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, वो ट्रॉपिक हार्मोन कौन से? अभी हमने पढ़े 4 हार्मोन है, TSH है, SCTH है, FSH है, LH है। ये 4 हार्मोन जो ये ट्रॉपिक हार्मोन है। सारे हार्मोन एंटीरियर लोब के जो ट्रॉपिक नहीं, 4 हार्मोन जो ये ट्रॉपिक है। अदर्स, अदर्स की मीनिंग होती है जो ट्रॉपिक नहीं है। ट्रॉपिक नहीं है वो कौन से? जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है और MSH है। ये जो है दे आर नॉट ट्रॉपिक इन नेचर। ट्रॉपिक इन नेचर जो होते हैं वो TSH, SCTH, FSH और LH होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। बिकॉज अक्सर स्टूडेंट के जहन में यही होता है कि पिट्यूटरी एंटीरियर लोब है वो सब ट्रॉपिक हार्मोन है, सब नहीं। जैसे अभी हमने नोट किया था हर एक हार्मोन की एक्टिविटीज या फंक्शन, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वर्ड से जाहिर है कि इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। साथ साथ में आप इनको जैसे केमिकल नेचर भी हमें थोड़ी सी पढ़नी है, बुक में तो क्लियर नहीं है। तो TSH की जो नेचर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, या सिंपली हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, शॉर्ट फॉर्म ACTH। यकीनन वर्ड से जाहिर है एड्रीनल कार्टेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, उसके हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। जब तक ACTH रिलीज नहीं होगा, एड्रीनल कार्टेक्स जो खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पर इसकी एक्टिविटीज ACTH रेगुलेट करता है, ये पेप्टाइड इन नेचर होता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वर्ड से जाहिर है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, जो इसका जो टारगेट होगा यकीनन जो गोनेड्स होंगे, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड एज ओवरीज। इन दोनों पे जो है इसका इफेक्ट होता है, और किसके लिए? ये गेमीट प्रोडक्शन से इसका जो रिलेशन है, FSH का काम होगा गेमीट प्रोडक्शन, और इनकी जो नेचर है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन भी कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगेन इनका टारगेट यू नो वेरी वेल, अभी हमने पढ़ा है, इनका टारगेट गोनेड्स होंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज होंगे, और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, और सिंपली आप कहेंगे कि प्रोटीन इन नेचर। और इनकी लाइक जैसे टारगेट के हवाले से अगर आप देखें तो ये भी टारगेट इनका गोनेड्स है, और गोनेड्स की जो हार्मोनल प्रोडक्शन है या हार्मोनल सीक्रेशन होती है वो LH रेगुलेट करता है। तो FSH गेमीट प्रोडक्शन और LH जो है हार्मोनल सीक्रेशन होती है उसको रेगुलेट करता है। इस तरह से ये 4 जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन इनकी फंक्शन हो गए, 4 जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन से इनकी फंक्शन हो गए।
अब हम नेक्स्ट जैसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से आपको पता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर एक्चुअली हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, पर उनकी जो सीक्रीशन जो होती है, स्टोर्ड सीक्रीशन जो होती है, कहाँ पे होती है, वो होती है पोस्टीरियर लोब के अंदर होती है। देन जब भी इसको रिलीज होना है तो रिलीज होके जो ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो है इन एक्सॉन टर्मिनल में ये स्टोर्ड होते हैं। एक्चुअली दीज हार्मोन्स वर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। तो उसमें जैसे डायरेक्टली देन ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद जो हर हार्मोन का टारगेट होता है उस पर जाके अपना एक्शन होता है। एक हार्मोन है जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन के दो काम है। एक है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लेबर, और रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, ये भी जो है इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेशन कहते हैं। चैप्टर 1 हमारा लाइक जो एसटीबी का बुक है उसके अंदर भी वेरी क्लियर है, कलेक्टिंग डक्ट पे, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट पे इस हार्मोन का एक्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर ये एडीएच ज्यादा रिलीज होगा तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन के अंदर जो वाटर जो बाहर जा रहा है वो कम से कम जाएगा। वाटर को सेव करने की मैकेनिज्म एडीएच के जरिए होती है, वाटर को कंजर्व करना ये एडीएच हार्मोन का काम होता है। तो इस तरह से ये दो हार्मोन होंगे, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के होंगे। तो अब एसटीबी बुक के हवाले से हम देखेंगे एसटीबी बुक को। जैसे एंटीरियर लोब के बाद जैसे एंटीरियर लोब के अच्छा मजीद भी है, ट्रॉपिक हार्मोन हमने पढ़े थे। अब नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है, उनमें जैसे एक ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम जीएच और एसटीएच भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। जैसे यकीनन ऐसे अल्टरनेटिव लफ्ज हैं वो आपने याद करना जरूरी होता है, अल्टरनेटिव लफ्ज याद करना जरूरी होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन तीसरा हार्मोन भी है जिसे हम कहते हैं एमएसएच कहते हैं। तो पहले एसटीएच भी आते हैं, एसटीएच सोमेटोट्रोपिन हार्मोन पेप्टाइड इन नेचर होता है, मेटाबॉलिज्म मेनी टिश्यूज इंक्लूडिंग जो लिवर वगैरह है। सिंपली हम कहेंगे कि ग्रोथ ऑफ द बोन्स, खास तौर पे जो लाइक जो चिल्ड्रेन होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, जैसे आप सबको पता है कि लाइक जब इंसान जब पैदा होता है तो उस वक्त उसका कद छोटा होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ उनके कद में जैसे जो इंक्रीज होती है वो थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता रहता है, जब तक एक फीमेल्स में तकरीबन 17-18 ईयर्स तक उसका कद बड़ा हो सकता है, और मेल के अंदर तकरीबन 21 ईयर्स तक जो उसका कद बड़ा हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन उनका एटलीस्ट कद बड़ा नहीं करता है, ठीक है, ये उनकी एक एज होती है, मखसूस एज होती है, उसी के अंदर जो इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, फिर दूसरे फंक्शन होते हैं। इसी तरह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है पेप्टाइड इन नेचर, यू नो वेरी वेल, लैक्टो रेफर्स टू मिल्क, तो यकीनन इनका टारगेट क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, मिल्क सिंथेसिस के लिए। जो जैसे चाइल्डहुड के अंदर या जैसे हम कहेंगे छोटी एज होती है तो उसमें स्केलेटल सिस्टम की जैसे ग्रोथ होती है, जो ये बोन्स के जो एंड्स होते हैं इनमें जैसे इंक्रीज होती है तो कद बड़ा होता है। पर एडल्ट्स होते हैं उनमें भी जैसे आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल्स और फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, ये भी इन लाइक बुक में नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जहन में जरूर सवाल होगा कि जैसे ग्रोथ हार्मोन होगा मैच्योर और एडल्ट पर्सन में तो उसका देन क्या रोल हो सकता है। उसका रोल ये हो सकता है प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल्स एंड रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। तो ये भी एक ग्रोथ हार्मोन की तरह इफेक्ट होते हैं। डिटेल हमारे एसटीबी बुक में नहीं है पर थोड़ी सी जहन में पॉइंट होनी चाहिए। बाकी जैसे छोटी एज होती है तो जाहिर है उसमें जो खास तौर पे बोन्स के जो एंड्स होते हैं उनमें इंक्रीज हो रही होती है तो कद बड़ा हो रहा होता है। उसके बाद जैसे मीडिया लोब है जो एसटीबी बुक में आप देखेंगे, मीडिया लोब ह्यूमन बीइंग के हवाले से उसको जो एंटीरियर लोब का हार्मोन जो कंसीडर किया गया है। मीडिया लोब सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पेप्टाइड इन नेचर होता है, ठीक है, और यकीनन जैसे विच कंटेन डार्क, जैसे उसके अंदर जैसे कंट्रोल्स द डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन कैसे, मेलानिन पिगमेंट के जरिए, मेलानिन पिगमेंट के जरिए इलस्ट्रेशन भी आते हैं। ह्यूमन के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया होती है, जो बाउंड्री होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के दरमियान, और उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है, पर जस्ट मेलानिन
की प्रोडक्शन होती है, और हम इसको कंसीडर किस लोब के अंदर कर सकते हैं, एंटीरियर लोब के अंदर कर सकते हैं। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ये मीडियन लोब पड़ा था, इनके इफेक्ट्स इस तरह से होते हैं, जैसे स्किन के अंदर होते हैं मेलेनोसाइट होते हैं, जैसे ये मेलेनोसाइट सेल है, मेलेनोसाइट ये सेल है, मेलेनोसाइट स्किन की इलस्ट्रेशन है, ये मेलेनोसाइट सेल है, और ये जो है ना मेलानिन पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के बाद जो सरफेस होती है उस पे ऐसे स्पॉट्स नजर आते हैं, कभी कभार ऐसे स्पॉट्स नजर आते हैं, कभी किसी पर्सन की पूरी स्किन जो डार्क होती है, तो ये जो स्पॉट्स है वाई बिकॉज ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। तो ऐसी कंडीशन ये क्यों हुई है, वाई बिकॉज अगर एमएसएच की कंसंट्रेशन ज्यादा रिलीज होगी तो स्किन जो है वो डार्क होती है। क्यों डार्क होती है, बिकॉज मेलानिन पिगमेंट की वजह से। कुछ डिजीज या डिसऑर्डर्स कभी कभार ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर, फिर भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जैसे ऐसे स्पॉट्स अपीयर होते हैं, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के दौरान भी एक खास कंडीशन डेवलप होती है जिसमें भी जैसे ऐसे स्पॉट्स अपीयर होते हैं, उस कंडीशन मेलास्मा कहते हैं। तो ये जो है बिकॉज ऑफ मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, ऐसा जो है मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। अगर ज्यादा रिलीज होगी तो इस तरह से होगा, ऐसे स्पॉट्स वगैरह अपीयर होते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, काम की चीज नहीं है, रेसिपी बुक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जैसे हम देखेंगे, नेचर देख पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, पेप्टाइड इन नेचर, हर एक हार्मोन की नेचर भी थोड़ा सा जहन में रखना जरूरी है। दो हार्मोन होते हैं, जैसे एक एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिससे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेशन। चैप्टर 1 के अंदर उसमें जैसे हमने पढ़ा, आई थिंक पेज नंबर 18 होगा, उसमें आप अगर देखेंगे पेज नंबर 18 चैप्टर 1 होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन 18 है, कोई और पेज 18 पेज होगा, 18 पेज पे आपकी पहली पैरा है ना, उस पर आप जरा देखेंगे तो उसमें जरा इसका स्टिमुलस देखें, हार्मोन ये क्यों रिलीज होता है। डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, यानी बॉडी के अंदर जैसे वाटर की कमी या शॉर्टेज हो गई है तो एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड आर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन होगी, उसमें एडीएच रिलीज होगा। यानी जिस्म में पानी की जैसे सेव करने की जरूरत है, पानी कम हो रहा है तो यूरिन का जितना भी वाटर वो उसमें यूरिन में से है वो निकल के हमारे ब्लड में शामिल हो, ताकि डिहाइड्रेटिंग कंडीशन खत्म हो जाए, उसके लिए एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। खास तौर पे जैसे गर्मियों की मौसम होती है उसमें एडीएच ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है। आपको पता होगा कि लाइक जैसे गर्मी की मौसम में हमें वाटर को सेव करने की जरूरत होती है, कंजर्व करने की जरूरत होती है। सर्दियों में हम ना इतना ज्यादा पानी पीते हैं और ना ही इतना सेव करने की जरूरत होती है। तो गर्मियों की मौसम में जैसे यूरिन जो होता है उसका कलर डार्क होता है, यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, बिकॉज यूरिन का जितना भी जैसे मोस्टली जो वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है, बिकॉज इस मौसम के दौरान एडीएच की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर कंजर्व होता है, वाटर सेव होता है, तो यूरिन डार्क होता है या कंसंट्रेटेड होता है। सर्दियों की मौसम में ये जिस तरह से एडीएच कम रिलीज होता है तो यूरिन जो है डाइल्यूट होता है, उसका कलर जैसे इतना डार्क नहीं होता है, क्योंकि वाटर को सेव करने की उसमें इतनी जरूरत नहीं होती है। ये भी एक सीजनल वेरिएशन हार्मोन की जैसे होती है। तो सिंपली हम पढ़ेंगे इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। कहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसी 18 पेज पे है, किस जगह पे होगा, किडनी। तो यहाँ पे किडनी है, जस्ट किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर भी कलेक्टिंग डक्ट होगा, वो इसका टारगेट होता है, और इस कलेक्टिंग डक्ट के जरिए जैसे वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, हालांकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और जगहों पे भी होती है, पर कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन, ठीक है, किडनी इसका टारगेट है। डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट, यानी यूरिन को ये कम बनने देगा। उसमें यूरिन में जैसे जाहिर है यूरिन के अंदर 90% से भी ज्यादा जो वाटर होता है, वाटर तो सारा रीअब्जॉर्ब हो गया, तो यकीनन यूरिन के आउटपुट वो भी इस एडीएच की वजह से कम होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दो इसके फंक्शन है, एक जैसे मिल्क रिलीज है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, और दूसरा फंक्शन है जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, लेबर कहते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर और द चाइल्ड बर्थ। लेबर
दैट इज द चाइल्ड बर्थ फिनोमेना के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान जैसे यूटेरिन कंट्रैक्शन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन होती है। दूसरा फंक्शन होता है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अदर एनिमल्स के अंदर जैसे आप देखते हैं कि जो फार्म पे एनिमल्स होते हैं जिनकी बेबीज वहां पे नहीं होती है तो सक्लिंग एक्शन नहीं होता है, तो फिर उनसे मिल्क लेना होता है। यकीनन आपने ये जितने भी कैटल फार्म वगैरह देखे होंगे तो उन पे जो है कई इंजेक्शन, जैसे हम आमतौर पे इंजेक्शन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीटोसिन ही होता है, उनको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है और देन मिल्क लेते हैं। अदरवाइज आपको पता है, जिनको गांव देहातों का इल्म है, नॉलेज है, कि जब तक बेबी जो है वो अपनी मदर के पास नहीं जाती है तो वहां से हम मिल्क उससे नहीं ले सकते। पर यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के जरिए वही सेम काम हो रहा है, मिल्क रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इस तरह से लाइक जैसे पहले एडीएच है, एडीएच के हवाले से हम देखेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है, ये सेक्शन यकीन कलेक्टिंग डक्ट का है। तो यूरिन जो है इसका जो कलर होगा वो आपको पता है डार्क हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जितना भी वाटर था वो सब रीअब्जॉर्ब हो गया। किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। और इसी तरह से जो ऑक्सीटोसिन है उसके जैसे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ऑक्सीटोसिन का है यूटेरिन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर और चाइल्ड बर्थ होता है, और दूसरा जैसे फंक्शन है जैसे मेमरी ग्लैंड से हमको स्टिमुलेट करेंगे और उसमें मिल्क रिलीज होगा, रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग नर्सिंग पीरियड या सक्लिंग एक्शन ऑफ द बेबी, तो मिल्क रिलीज होता है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, इस तरह से कुछ लाइक ग्रोथ डिसऑर्डर है जिसे इतने ज्यादा तो नहीं है, एक और भी पॉइंट, एक दो पॉइंट और भी हैं जो हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर है फिलहाल। जैसे अभी हमने जैसे ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे जब भी हमने फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट किया था इस टॉपिक को तो आपको याद है कि हमने पॉइंट नोट की थी कि हार्मोन की जो प्रोडक्शन है एक रेंज में होनी चाहिए, ना हार्मोन कम रिलीज हो ना हार्मोन ज्यादा रिलीज हो। अगर कम रिलीज होगा तब भी डिसऑर्डर है, और उससे एक नॉर्मल लेवल या रेंज से अगर ज्यादा रिलीज होगा तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होते हैं। हार्मोन के बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे एक्सेसिव प्रोडक्शन, एक्सेसिव सिक्रीशन, जैसे दो तीन अल्टरनेटिव लफ्ज हैं, उसके लिए ओवर प्रोडक्शन लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, आप सबको पता है। ओवर प्रोडक्शन भी कहते हैं, एक्सेसिव सिक्रीशन भी कहते हैं, हाइपर सिक्रीशन भी कहते हैं। हाइपर सिक्रीशन यानी ज्यादा मिकदार में अगर जीएच रिलीज हो और एसटीएच रिलीज हो, जीएच और एसटीएच रिलीज हो, कब? ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड और एडोलिसेंस, यानी जो ग्रोइंग एज है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तकरीबन फीमेल के अंदर 17-18 साल और मेल्स के अंदर जैसे अप टू द 21 ईयर, ये इनकी ग्रोइंग एज होती है। इसी एज के दौरान अगर एसटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा है तो उस पर्सन का कद जो है बहुत ही बड़ा होता है, कद बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट बोन्स पे हो रहा है। कई ऐसे दुनिया के अंदर आपने जैसे पॉपुलर लोग देखे होंगे, सुने होंगे उनके नाम, जिनका इमेंस हाइट होती है, कद बड़ा होता है। एक्चुअली ये डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। उसका जो सेलिब्रिटी जरूर होते हैं, ठीक है, हर कोई उनके साथ जो है सेल्फी निकाल रहा है, पर जो है बेचारे वो बीमार होते हैं। ये जो है ना एबनॉर्मल कंडीशन है, तो इसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म में ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच इन चाइल्डहुड और एडोलिसेंस। दूसरी एक कंडीशन है जैसे एक्रोमेगेली, जो चाइल्डहुड या जो ग्रोइंग एज होती है उसके बाद भी अगर जीएच ज्यादा मिकदार में रिलीज हो तो कद बड़ा नहीं होगा, इंक्रीज इन हाइट नहीं होगी, पर सर्टेन जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनके अंदर थिकनिंग होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन ओवर प्रोडक्शन है कब? आफ्टर चाइल्डहुड, आफ्टर एडल्टहुड, आफ्टर एडल्टहुड यानी फीमेल तकरीबन 18 ईयर्स के बाद और मेल तकरीबन 21 ईयर्स के बाद अगर एबनॉर्मली जीएच ज्यादा रिलीज हो रहा है तो एज ए कॉन्सिक्वेंस बोन्स एंड कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन हैंड्स, फीट एंड जाज थिकन एबनॉर्मली। तो ऐसे पर्सन की जो इवन जो जा है वो थोड़ी सी आगे महसूस होगी, चीक बोन्स भी ऐसे बड़े होंगे, फेस की शेप चेंज हो जाएगी, और हैंड्स एंड ये जो थोड़े से थिक इनकी फिंगर्स वगैरह हो जाएंगे, या ऐसे महसूस होगा कि हाथ बड़े हो गए।
तो इस तरह की तो सर्टेन जो ऐसे चेंजेस होती हैं जिससे हम कहते हैं एक्रोमेगेली, कद बड़ा नहीं होता है। तीसरी एक कंडीशन होती है डवार्फिज्म। डवार्फिज्म यानी अंडर प्रोडक्शन। अंडर प्रोडक्शन अब जीएच कम मिकदार में रिलीज हो, जैसे उसकी ग्रोइंग एज है बच्चे की, पर जीएच रिलीज नहीं हो रहा है, जीएच रिलीज नहीं हो रहा है तो उसका कद जो है नॉर्मल नहीं रहता है, कद छोटा रह जाता है। तो वेरी शॉर्ट ड्यू, कद जो बहुत ही छोटा होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज कॉल्ड एज डवार्फिज्म। इस कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म कहते हैं। जैसे हम इन तीनों कंडीशंस को कंपेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड का ही डिसऑर्डर है ग्रोथ हार्मोन, तो टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन तो डवार्फिज्म। इसी तरह से जो नॉर्मल हाइट है, ये पर्सन की नॉर्मल हाइट है, पर टू मच ग्रोथ हार्मोन तो इमेंस हाइट होती है, कद बड़ा होता है, जिससे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म कहते हैं। कंडीशन इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म। एक थोड़ा सा एक्रोमेगेली, आपको थोड़ा सा इसमें फर्क मालूम होना चाहिए कि एक्रोमेगेली में क्या होता है। एक्रोमेगेली के अंदर जो ऐसा पर्सन होगा तो इसकी जो ये जॉज है, ये प्रोमिनेंट चिन एंड जा, चिन और जा रीजन है वो बड़ी हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि नॉर्मल ये पहले इंसान की ये थी, तो जा भी आगे बड़ी हो जाती है, चिन भी बड़ी हो जाती है, चीक बोन्स में भी फर्क आता है, और हैंड्स के ऊपर भी जैसे महसूस होता है कि लार्ज हो जाते हैं, पर कद बड़ा नहीं होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जीएच की वजह से, एक्सेसिव जीएच। अब तीनों कंडीशन को जैसे आप एक सिंगल कंपेयर करेंगे, जाइगेटिज्म ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच एडोलिसेंस, एक्रोमेगेली ओवर प्रोडक्शन आफ्टर एडल्टहुड, डवार्फिज्म अंडर प्रोडक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज कॉल्ड द डवार्फिज्म। तो तीनों को कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो इस तरह से आप यकीनन इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कल आगे इसको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था स्पेयर का केस, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर किसी भी स्पेयर को हम चार्ज करते हैं और चार्ज उस स्पेयर के सरफेस पे रहती है और उसका वॉल्यूम चार्ज नहीं होता, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर कितनी होती है, उसके सरफेस पे कितनी होती है और उसके अंदर कितनी होती है, उसके हमने फार्मूले किए थे बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, पहले मैं आपको दूसरे स्पेयर का बता देता हूं जिसका मैंने कल भी आपको बताया था।
कि स्फीयर के दो केसेस होते हैं। एक वो स्फीयर होता है जिसके सरफेस पे चार्ज रहती है, एक वो स्फीयर होता है जिसका पूरा वॉल्यूम चार्ज होता है। तो अगर कोई भी ऐसा स्फीयर है जिसका पूरा वॉल्यूम चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे बुक में दिए हुए स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क होता है, पहले ये थोड़ा डिस्कस कर